अब हम लोग बात करेंगे साबुन के स्वच्छीकारक क्रिया, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो बेटा, जब साबुन को ना आप जल में घोलते हो ना, तो साबुन जल के साथ मिलकर मिसेल बनाता है। मिसेल, ये ध्यान दीजिएगा, मिसेल बनाता है, मिसेल बनाता है। मिसेल क्या होते हैं बेटा? कोलाइडी कण होते हैं। कोलाइडी कण क्या होते हैं? वे कण जिनका साइज 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, उन कणों को हम कोलाइडी कण कहते हैं, है ना। और जब साबुन जल में घुलते हैं तो मिसेल बनाते हैं, और मिसेल जो बनता है उसका साइज 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। देखिए होता क्या है, जब साबुन को आप RCOON, ये है आपका साबुन का सामान्य सूत्र, जब इसको आप जल में घोलते हो बेटा, जब इसको आप जल में घोलते हो तो ये बनता है RCOO माइनस प्लस Na प्लस। साबुन दो भागों में टूट जाता है, RCOO माइनस और Na प्लस, है ना। अब साबुन का वह आयन जो ऋणायन होता है, यह पुनः दो भाग में टूट जाता है, R प्लस प्लस COO माइनस, है ना, COO माइनस। अब इसको बोलेंगे हम कार्बोकैटायन या एल्किल आयन कह सकते हैं हम, एल्किल आयन हम कह सकते हैं, और इनको बोल सकते हैं हम कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब मेन चीज है कि साबुन कपड़ों के मैल को क्यों साफ कर देता है। देखिए होता क्या है, साबुन को आपने जल में घोला, साबुन दो भागों में टूट गया, ऋणावेशित भाग और धनावेशित भाग। ऋणावेशित भाग पुनः R प्लस और COO माइनस में टूट गया, इसको हम एल्किल कैटायन कह सकते हैं। एल्किल, हाँ एल्किल कैटायन कह लो, एल्किल कैटायन कह लो, और इसको कार्बोक्सिलेट आयन कह लो। टूट गया साबुन। अब कुल साबुन में 3 प्रकार के आयन बन गए। एक बन गया आपका एल्किल, एक बन गया आपका एल्किल कैटायन, दूसरा बन गया सोडियम धन आयन, और तीसरा बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। ये तीनों आयन क्या होंगे? जल में होंगे। और इस फिगर में ये मिसेल का एक अणु है, ये मिसेल का एक अणु। जब साबुन को आप जल में घोलोगे ना, तो ऐसे करोड़ों मिसेल अणु बनते हैं, है ना। जल में ऐसे करोड़ों मिसेल बन जाते हैं, मिसेल के अणु बन जाते हैं। इसमें देख रहा होगा आपको तीनों पॉइंट। देखो निकला यहां से सोडियम आयन, देखो सोडियम आयन मैंने बना रखा है पिंक कलर से, और यहां बना है आपका एल्किल कैटायन। एल्किल कैटायन यहाँ पे देखो, ये वाला भाग है, ये जो रेड से मैं बनाया हूँ, रेड से, ये है एल्किल कैटायन। और COO माइनस वाला जो कार्बोक्सिलेट आयन है, वो है ये येलो कलर में बड़ा वाला राउंड में, ये देखो इस पे माइनस है, तो हमने माइनस यहाँ डाल रखा है, यहाँ पे देखो ये, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, जो एल्किल समूह के जो आयन होते हैं ना, ये होते हैं जल विरोधी। क्या होते हैं ये? जल विरोधी होते हैं, और जल विरोधी होने के साथ तेल स्नेही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, ये होते हैं जल विरोधी। और जल विरोधी होंगे तो क्या हो जाएंगे? ये तेल स्नेही होंगे, तेल स्नेही, ध्यान दीजिएगा, है ना। और कार्बोक्सिलेट आयन की बात करते हैं, COO माइनस, हाँ COO माइनस कर लो, COO माइनस, डबल माइनस होगा, हाँ ठीक है, COO माइनस,
ये होगा आपका जल स्नेही। क्या होगा? जल स्नेही। जल स्नेही होने के कारण क्या होते हैं? ये तेल विरोधी होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो साबुन का क्लीनिंग एक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये इसका आपने लिख लिया और इसका लिख लिया, रह गया आपका सोडियम आयन। अगर मान लो साबुन में पोटेशियम आयन है तो जहाँ तुम सोडियम लिखे हो वहाँ क्या लिख सकते हो? पोटेशियम आयन। इनका मेन काम है बेटा जल के पृष्ठ तनाव को कम करना। ये ध्यान देना, सोडियम आयन जब जल में घुलता है तो उसका मुख्य काम है वाटर के जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देना। ठीक, अब देखो ये कैसे मालूम चलेगा कि कौन जल विरोधी है और कौन जल स्नेही? जल विरोधी का मतलब है जल से दूर रहने वाला, तेल स्नेही का मतलब है तेल के पास रहने वाला, तेल से स्नेह करने वाला। उसी हिसाब से देखो, जल स्नेही का मतलब है जल के पास रहने वाला, जल से स्नेह करने वाला, जल को चाहने वाला। उसी हिसाब से है तेल विरोधी, तेल से दूर रहने वाला। आपको पता है ना कि तेल और जल एक दूसरे के विरोधी हैं। कभी भी जल में तेल डालो या तेल में जल डालो, वो मिलेगा नहीं, दूर ही रहेगा, क्योंकि इनकी प्रकृति ही अलग अलग है। जो दोनों कैसे घुलेंगे? जब दोनों की प्रकृति ही अलग अलग है तो घुल नहीं सकते। हमेशा विलयन कब बनता है? जब विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान हो। मतलब विलेय और विलायक, अगर विलेय ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए। अगर विलेय अध्रुवीय है तो विलायक का भी अध्रुवीय होना चाहिए, तभी विलयन बनेगा। अगर विलेय ध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है तो विलयन नहीं बनेगा। अगर विलेय अध्रुवीय है और विलायक ध्रुवीय है तब भी विलयन नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा। तो जो यहाँ पर R+ है वो जल विरोधी है। जल विरोधी क्यों है? क्योंकि इसका प्रकृति है बेटा, इसका प्रकृति है अध्रुवीय का, ये अध्रुवीय है, और तेल क्या है? ध्रुवीय है। तो विरोधी हुआ कि नहीं हुआ? तो जो R+ है वो जल विरोधी है, और जल विरोधी है तो तेल स्नेही है। तेल से स्नेह क्यों करेगा? क्योंकि तेल जो होते हैं वे अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और R+ भी क्या है? अध्रुवीय प्रकृति का है। अतः यह जल विरोधी और तेल स्नेही हुआ। कार्बोक्सिलेट आयन को देखें तो कार्बोक्सिलेट आयन की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है, और जल की प्रकृति भी क्या होती है? ध्रुवीय होती है। तो इसलिए क्या हो जाता है? ये जल स्नेही हो जाता है। लेकिन जल स्नेही होने के साथ तेल विरोधी हो गया, क्योंकि तेल की प्रकृति क्या हो गई? अध्रुवीय हो गई। ओके, सोडियम को बताया ही, सोडियम क्या करेगा? जल में घुल करके जल के पृष्ठ तनाव को कम करेगा। अब देखो, तुमने क्या किया? साबुन को जल में घोला, मिसेल बना। मिसेल ऐसे ही बनता है। और आपको पता है कपड़े पर जो मैल होती है ना, मैल की प्रकृति भी क्या होती है? अध्रुवीय होती है। जो मैल का नेचर होता है वो अध्रुवीय होता है ना। मतलब अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं मैल को समझो। मैल का जो नेचर होगा वो अध्रुवीय का होगा, अध्रुवीय का। अब ध्यान देना, तुमने क्या किया? साबुन को जल में घोला, मिसेल बन गया। ठीक है, आज जब मिसेल बनेगा, हाँ एक चीज यहाँ रह गया, ये बताओ बेटा, इस मिसेल में 3 प्रकार के आयन हैं, R+ आयन, CO- आयन और Na+ आयन। अब जो CO- आयन है वे क्या है? जल स्नेही है,
तो देखो जल के संपर्क में है, ये जल है सब, ये क्या है, ये जल है। देखो जल के संपर्क में है, जल के संपर्क में आ गए, ठीक है। जो R+ है वो जल विरोधी है, तो जल से दूर है। देखो जल यहाँ पर है, जल यहाँ पर है, यहाँ पे जल है, तो जल से काफी दूर है ये, ठीक है, ये ध्यान देना। अब तुमने क्या किया, गंदे कपड़े को तुमने सर्फ वाले पानी में भिगो दिया, है ना, तो क्या करेगा यहाँ पे सोडियम आयन, सोडियम आयन क्या करेगा, जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देगा, ताकि कपड़ा का एक एक धागा तक जल पहुंच जाए, कपड़ा अच्छे से भीग जाए, फूल जाए, है ना। जब कपड़ा फूल जाएगा तब होगा क्या, ये बताओ, जो कपड़े की मैल है, जो कफ, ये कफ और कॉलर में ही ज़्यादा मैल होती है ना, अंडर आर्म में मैल होती है। अब मैल का स्वभाव कैसा है, अध्रुवीय का। तो कपड़े में भिगोगे आप, कपड़े को सर्फ में भिगोगे कितना मिनट, 15 से 20 मिनट, ये आदर्श टाइम होता है भिगोने का। अगर चाहते हैं आप कपड़ा अच्छे से साफ हो, तो साबुन वाले या सर्फ वाले पानी में कपड़ा को 15 से 20 मिनट पहले भिगोना होगा, ताकि कपड़े का एक एक रेशा ठीक से भीग जाए और मैल फूल जाए, है ना। देखिए जब कपड़ा फूल जाएगा, आप हल्का सा उसको क्या करोगे, झटका लगाओगे, रगड़ोगे या जल के बहाव के साथ बहाओगे, तो मैल क्या करेगा, छोड़ेगा, और मैल का निकलेगा, जल में निकलेगा, मैल जल में निकलेगा। मैल की प्रकृति कैसी है बेटा, अध्रुवीय की है, कैसी है, अध्रुवीय की है, अध्रुवीय की है। और जल कैसा है, ध्रुवीय। तो जल क्या करेगा, मैल को रहने नहीं देगा अपने पास, क्या करेगा, ये जल मैल को हटाएगा, मैल को हटाएगा। तो इसके बगल में भी बहुत सारे मिसेल होते हैं, वो भी मिसेल जल में ही बना होगा। तो अगर ये जल हटाएगा इस मैल को, तो मैल कहाँ जाएगा, अगले मिसेल के पास, और अगले मिसेल के पास क्या होगा, बीच में R+ आयन होंगे, जो अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, है ना। और मैल भी क्या है, अकार्बनिक प्रकृति का होता है। तो ये मैल क्या हो जाएगा, यहाँ से अंदर घुस जाएगा, यहाँ पर, ये हो गया आपका मैल, मैल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैल, मैल कहाँ आ गया, मिसेल के सेंटर में आ गया, मिसेल के केंद्र में आ गया। मैल कहाँ आ गया, मिसेल के केंद्र में आ गया। ऐसे जितने भी मिसेल के अणु होंगे, सब में यही कहानी होगी, कपड़ा से मैल निकलेगा, और मैल अध्रुवीय प्रकृति होने के कारण, मैल का अध्रुवीय प्रकृति होने के कारण मैल कहाँ पहुंचेगा, सीधे मिसेल के केंद्र में, और कपड़ा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जल का स्वच्छीकारक क्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।